अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के हवाले से बात करूँगी। एंग्जाइटी के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक इमोशन है, यानी कि एक नेचुरल इमोशन है, नेचुरल जज्बा है और कॉमन है। वो इस तरह से कि देखिए, एंग्जाइटी इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस की कंडीशन जहाँ पैदा होती है, जहाँ जहनी तनाव होता है, वहाँ एंग्जाइटी का हो जाना नॉर्मल है। लेकिन एंग्जाइटी की वजह से बहुत सी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी सामने आती हैं, लाइक शेकिंग एंड स्वेटिंग, यानी पेशेंट के अंदर लर्ज़े की कैफियत हो जाती है, उसको पसीने छूट जाते हैं और स्वेटिंग होने लगती है। साथ ही साथ नर्वसनेस आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, एक्सेसिव देखेंगे कि नर्वस है पेशेंट और वरी की कंडीशन होगी उसके अंदर, यानी परेशानी की हालत भी मौजूद होगी। एंग्जाइटी के हवाले से जान लीजिए कि एंग्जाइटी इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस इन द कंट्री, कि मुल्क में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मौजूद है वो मेंटल इलनेस की है, यानी कि ज़हनी अगर कोई बीमारी है बहुत ज़्यादा तो वह एंग्जाइटी की है। हर कोई इस चीज़ का शिकार है। लेकिन यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करती चलूँ कि सिर्फ 36.9% लोग होते हैं जो इसको सीरियस लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जबकि अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम साथ ही साथ एसोसिएट हो जाती हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये एक इमोशन है, एक जज्बा है जिसमें फीलिंग ऑफ टेंशन आती है, पेशेंट को टेंशन रहती है, उस परेशान किस्म की थॉट्स होती हैं, उसकी सोचें होती हैं और इसके अलावा फ़िज़िकल चेंजेस कुछ डेवलप कर जाते हैं, जैसा कि बीपी का बढ़ जाना या लो हो जाना। ये चीज़ें एंग्जाइटी डिसऑर्डर में शामिल होती हैं। बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो याद रखिए, जब पेशेंट आपके पास आएगा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप उसमें देखेंगे, रेस्टलेसनेस होगी, यानी वो बेचैन होगा और अनकंट्रोलेबल फीलिंग ऑफ वरी होती है, उसकी परेशानी कुछ ऐसी उसके ऊपर हावी होती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसकी फेस रीडिंग से ही आप ये देख लेते हैं कि ये परेशान है। इसी तरह इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी होती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। फिर ये कि डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग होती है, यानी किसी चीज़ को फोकस करने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की निशानी है। इन प्रॉब्लम्स के साथ एक और चीज़ होती है, स्लीप डिफ़िकल्टीज़, यानी कि उसकी नींद मुतासिर होती है जो कि नॉर्मल नहीं होती। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तकरीबन 6 से 7 टाइप्स हैं, जिसका मैं स्लाइटली सा जिक्र करूंगी, बिकॉज़ इसके ऊपर डिटेल अगर बात की जाएगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। पहली टाइप, जिसे गैड कहते हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ये पेशेंट यूजुअली हर वक्त परेशान रहते हैं और इनको पता ही नहीं होता कि परेशानी की वजह क्यों है और कैसे है। सेकंड जो टाइप है इसकी, पैनिक डिसऑर्डर होता है और पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि सडन अटैक आता है और इंटेंस किस्म का टेरर होता है, यानी अचानक और शदीद किस्म का खौफ होता है किसी चीज़ का, और ये चीज़ जो है पैनिक डिसऑर्डर होती है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को शेकिंग होने लगती है, समटाइम उसको कन्फ्यूजन होती है, डिजीनेस की कंडीशन होती है, यानी चकरा सा जाता है, चक्कर आते हैं, नोज़िया होता है, यानी कि मतली होती है और उसको सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। यूजुअली ये जो कंप्लेंट्स होती हैं ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से होती हैं, यानी कि काफ़ी अरसे से कोई स्ट्रेस जो चला आ रहा हो वो पेशेंट के दिमाग पे, दिलो दिमाग पे हावी होता है और उसकी वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप कर जाती है, या कोई खौफ होता है जो फ्राइटनिंग करता है उसको और उसकी वजह से ये सिचुएशन सामने आती है। थर्डली, स्पेसिफिक फ़ोबिया होता है और ये स्पेसिफिक किसी न किसी एक पर्टिकुलर किस्म के ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे किसी नाइफ़ से हो सकता है कि अगर नाइफ़ देख लिया तो वो उससे कंट्रोल नहीं कर सकता अपने इमोशन को पेशेंट और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कि वो मर्डर तक कर देता है, इस तरह की कंडीशन होती है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फियर जिसे कि अवॉइड करना जो है पेशेंट के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइप इसकी एगोराफोबिया होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेसेस, कुछ सिचुएशंस, कुछ इवेंट्स
इनका फ़ियर होता है और इससे एस्केप उसके मुमकिन नहीं होता, यानी वो इससे किसी तरह से भी चाहे भाग नहीं सकता, स्किप नहीं कर सकता इस चीज़ को। फर्दर टाइप है सिलेक्टिव म्यूटिज़म। इसके हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ कि ये कुछ बच्चों में होता है और ऐसे में बच्चे कुछ सर्टन प्लेसेस पे उनसे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो बोल नहीं पाते या सर्टन कॉन्टेक्ट्स पे बात करना उनके लिए जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती, जबकि फेमिलियर इन्वायरमेंट में यही बच्चे आउट क्लास होते हैं और बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। फिर इसकी एक टाइप है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और इसमें क्या होता है कि फ़ियर ऑफ एडवर्स जजमेंट होता है। ख़ुसूसन ये सोशल सिचुएशंस में होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीलिंग्स होती हैं, जैसे स्टेज फ्राइट, यानी कि स्टेज पे जाने का एक ख़ौफ होता है और ये एक बड़ा ख़ौफ होता है जो पेशेंट क्राउड को फेस ही नहीं कर सकता, ये चीज़ होती है। इसी तरह फ़ियर ऑफ इंटीमेसी होता है, सम टाइम ह्यूमिलिटेशन का उसे होता है, और एंग्जाइटी होती है, और रिजेक्शन की जो थॉट होती है वो उसके लिए परेशान कुन होती है। लास्ट टाइप के हवाले से बताऊंगी कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन से सेपरेट होकर या फिर किसी प्लेस से स्पेशली सेपरेट जब पेशेंट हो जाता है तो इनसिक्योरिटी फ़ील करता है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और ये तमाम एजेस में होता है। ज़्यादातर बच्चों में होता है कि किसी के साथ जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है, अगर उस पर्सन से सेपरेट हो जाता है तो पेशेंट को फिर एंग्जाइटी होने लगती है। बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजह होती है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 ये कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की बात होती है कि माहौल का असर होता है, उसमें अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह भी हो सकती है, सच एज़ फैमिली के साथ रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। सेकेंडली जेनेटिक्स में होता है कि जीन्स में ये प्रॉब्लम मौजूद होती है, विरासतन चला आ रहा होता है ये मसला। फिर मेडिकेशनल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं कि किसी मेडिसिन या किसी डिज़ीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा सम टाइम डेवलप कर जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी भी की जाती है और बिहेवियरल थेरेपी भी की जाती है। इसके लिए ना सिर्फ ये बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि पेशेंट सेल्फ़ ट्रीटमेंट भी कर सकता है, और इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं और सेल्फ़ काउंसलिंग होती है कि पेशेंट अपने आप को खुद काउंसलिंग करे अपनी थ्रू मेडिकेशन भी ये होता है, और मेडिकेशन के थ्रू एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करवाई जाती हैं जिसमें बेंजोडियाज़ेपाइन्स और ट्राइसाइक्लिक यूज़ करवाई जाती हैं। प्रिवेंशन के हवाले से आपको ये बता दूं कि किस तरह एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि पेशेंट रिड्यूस कर सकता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को। कैफ़ीन का यूज़ कम करना चाहिए ऐसे पेशेंट को, और किसी हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूर चेक करवाइए। इसके अलावा बैलेंस डाइट रखिए और स्लीप पैटर्न को बिल्कुल प्रॉपर करने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, यानी होम्यो मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में एंग्जाइटी का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज मौजूद है, और उसमें आपको चंद एक मेडिसिन के हवाले से मैं जो बताऊंगी यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आर्सेनिक एल्बम हमारी एक ऐसी मेडिसिन है कि जहाँ क्रॉनिक एंग्जाइटी हो, जहाँ डिप्रेशन हो और साथ ही साथ जीआईटी ट्रैक की प्रॉब्लम्स भी मौजूद हों तो वहाँ ये क्योर कर देती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को। सेकेंडली इग्नेशिया हमारी मेडिसिन है, और अगर किसी सडन ट्रॉमा या शॉक की वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया हो तो वो इससे ठीक हो जाता है। फिर नेट्रोम्योर हमारी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि न सिर्फ ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बल्कि माइल्ड डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। CPI इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर द PPD, यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ये काम करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को यानी इस किस्म की कंडीशन हो कि उसे फ़ील हो कि वो अनलव्ड है, उसकी केयर नहीं की जा रही, तो इस वजह से वो स्ट्रेस का शिकार है, तो ज़रूर ये उसे क्योर कर देती है। चंद एक और मेडिसिन का जिक्र करती हूँ ताकि स्टूडेंट उसको स्टडी भी करे और उसके बारे में भी सोचें, जैसा कि एकोनाइट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, लाइकोपोडियम है, सिलिशिया और स्ट्रामोनियम अपने अपनी नवैयत के हिसाब से एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लास्ट में आपको यही एडवाइस करूँगी कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।